नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस में, जिसका नाम बदल के हमने कर दिया है परीक्षा प्रिपरेशन। क्योंकि पहले इस चैनल पे केवल आपको गणित विषय की ही जानकारी मिल रही थी कि गणित किस तरीके से हल करनी चाहिए, कैसे गणित के सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, जल्द ही जीएस और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिल रही होंगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अब सोचा कि क्यों ना अब इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए। तो सोचा कि अपन तैयारी किसकी करते हैं, इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो परीक्षा प्रिपरेशन हमने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, अगर आप सर्च करते हो और चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस से मिल जाएगा वैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही नाम चल रहा है इस चैनल का। अगर आप परीक्षा प्रिपरेशन से सर्च करोगे तो भी अपना ही चैनल मिल रहा होगा। क्लियर है? तो आज का अपना जो टारगेट है उसमें अपने को देखना है कि 1 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में गणित के कितने सवाल पूछे गए थे और उनको हल करने का तरीका क्या था। क्लियर है? ज़्यादा समय ना खराब करते हुए पहला सवाल पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से उसको पढ़ लीजिए। पहला सवाल यार ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं, ये रेशो का क्वेश्चन है। अपने को कह रहा है कि ए बी और सी 750 रुपये को ए बी और सी में बांटा जाता है। ए बी और बी सी का जो रेशो है वो 5, 2 और 7, 13 के अनुपात में है। तो उसमें से 750 में से ए को कितना पैसा मिला होगा। ठीक है, देखो भाई कि 3 लोग हैं, वो कह रहा है ए बी और सी। तो मैंने लिख लिया ए है, बी है और सी है। ठीक, उसने कहा इनको जो पैसा बटा ए और बी को बटा 5 और 2 के अनुपात में पैसा, बी और सी को बटा 7 और 13 के अनुपात में पैसा, और तीनों को कितना पैसा मिला, 750 रुपये। तो पहले इन तीनों का वो अनुपात निकाल लूँ जिस अनुपात में इनको पैसा मिला होगा। किस अनुपात में मिला होगा भाई? जो खाली जगह होती है उसमें पड़ोसी संख्या भर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना भर दिया मैंने, 2 भर दिया। इसके पड़ोस में 7 है तो यहाँ कितना लिख दिया, 7। और प्यारे बच्चों इनका क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 रुपये अगर ए को मिले, 14 रुपये बी को मिले, तो 26 रुपये किसको मिले होंगे, सी को मिले होंगे। तो इन तीनों को कुल मिला के पैसा बटा कितना, अगर ए को 35, बी को 14 और सी को 26 रुपये मिलते तो इन तीनों को कितना पैसा मिलता। 6 और 4 10 और 5 15 का 5, 2 और 1 3, 4 और 3 7, कितने रुपए मिलते प्यारे बच्चों, 75 रुपये मिलते। लेकिन इन तीनों में जो पैसा बटा है वो कितना है, 7500 रुपये है। कितने गुना ज़्यादा बटा, 100 गुना ज़्यादा। किसके बारे में पूछ रहा है, ए को कितना मिलेगा, ए को मेरे प्यारे बच्चों 100 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ए के हिस्से में कितना पैसा आना चाहिए, 3500 रुपये आने चाहिए। ए को कितना पैसा मिलेगा, 7500 रुपये में से, अरे नहीं यार, 750 रुपये में से 10 गुना होगा तो इतने मिलेंगे, 350 रुपये इसको मिल रहे होंगे। क्लियर है? 7500 नहीं था, टोटल अमाउंट कितना दे रखा था, 750 रुपये। तो ये 10 गुना ज़्यादा है तो ए को भी कितना मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा, 350। अगर बी की पूछता तो 140 और सी की पूछता तो 260 रुपये इनको मिल रहे होते। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। देखो हर पेपर में आ रहा है ऐसा सवाल। अब अगर ये सवाल पेपर में आ जाए 20 और 21 के पेपर में और आप छोड़ आओ तो आपसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो कह रहा है कि 24-16-8-32। जैसा कि आपको पता है कि सवाल को करने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है ऑप्शन से। पहला ऑप्शन रख के देखता हूं मैं, बीच में रख लिया प्लस, यहां रख लिया माइनस और यहां रख लिया बराबर। तो 24 और 16 इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 6 और 4 10 का 0, 2 40 -8 बराबर 32। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन सही निकल के आ गया। 32 में से क्या कर 40 में से 8 माइनस कर दिया, 32 बराबर 32। मतलब पहला ही ऑप्शन जो है
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। LHS बराबर RHS, अपना आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन होगा। चलो अच्छी बात है। तीसरा सवाल पढ़िए। तीसरा सवाल ज्योमेट्री के पॉलीगन का है, बहुभुज का। बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को अपन बहुभुज कहते हैं। और एक होता है समबहुभुज। समबहुभुज में क्या होता है? 3 या 3 से ज़्यादा, त्रिभुज में 3 होगा, चतुर्भुज में 4 होगा, पंचभुज में 5 होगा। समबहुभुज का मतलब ये है कि उसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। अब वो कह रहा है बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, तो बहुभुज का आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये होता है किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान निकालने का फॉर्मूला। और आंतरिक कोण जो है वो अपने को किसके बराबर दे रखा है? 144 के बराबर दे रखा है। तो बेटा n जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सबसे पहले 144 n, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 180 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 180 n, और 180 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 360। 144 इधर आ गया और 360 उधर पहुंच गया। तो 144 n माइनस 180 n माइनस 144 n बराबर 360 के। इसमें से इसको माइनस करोगे तो खुद ही 36 n निकल के आ रहा है। 36 n किसके बराबर होगा? 360 के। तो 36 से कट जाएगा 10 बार, तो n बराबर कितना हो गया? 10। मतलब यहाँ पे n क्या था? भुजाओं की संख्या। जिस आकृति का आंतरिक कोण 144 डिग्री का है, उस आकृति में जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 10 भुजाएं। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं होंगी? 10 भुजाएं होंगी मेरे प्यारे बच्चों उसमें, ठीक है। फॉर्मूले को याद रखना हमेशा, फॉर्मूले से ही अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल पढ़ लीजिए। सवाल है टाइम एंड वर्क का। पढ़ लो बेटा अगला सवाल जल्दी से। अभी अपन क्या रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहे हैं यार, है ना। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जितना हमसे बन पा रहा है उतना मैं आपको दे रहा हूँ। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी अपन अगर किसी से बात करेंगे जो नेट वाले होते हैं तो वो भी अभी लगाने के लिए नहीं आ रहे। जैसे ही हमारा नेट की स्पीड अच्छी हो जाएगी और अच्छा होने लगेगा, जैसे अपन गांव में है, शहर भी नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पे अपन अपना सेंटर है वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ से अपन क्या करेंगे? लाइव क्लासेस शुरू होंगे। लाइव क्लासेस में क्या रहता है कि आपका और मेरा इंटरेक्शन फेस टू फेस बना रहेगा। कैमरा तो रहेगा, आप अपनी जगह पढ़ोगे, मैं अपनी जगह बैठ के पढ़ाऊंगा, लेकिन फेस टू फेस आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, वो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अपन जब वीडियो देखते तो कमेंट भी नहीं करते। अब मैं क्या करूँगा, अगर अपन लाइव क्लास जा रहे होंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसको एक बार और रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? तो अपन बहुत जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यदि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। ए और बी से अगर कोई काम करवाओ तो वो 15 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और अकेले बी से करवाओ तो वो 20 दिन का समय लेता है। जैसा कि आपको पता है एलसीएम अपन कितना ले लेंगे? 15 और 20 का एलसीएम आ गया जी 60। तो 15 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 3 बार। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर लेते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बेटा ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता होगा। अगर ए की क्षमता एक दिन में 1 काम करने की है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? 60 काम को करने में कितने दिन लेगा? अगर एक दिन में 1 काम करता है तो भाई ए अकेला 60 काम करने में इजी क्वेश्चन है 60 दिन ले रहा होगा। कितने दिन लेगा? 60 डेज लेगा। क्लियर? चलिए
अगला सवाल पढ़ लीजिए, वो भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है। करना अपने को ऐसे ही है, लेकिन इस तरीके की फॉर्म में पहले उसको ढालना पड़ेगा। क्वेश्चन लगभग बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस तरीके की फॉर्म में पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को ढालना पड़ेगा। कह रहा है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। कोई आदमी है, वो उस काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, और बी 40% भाग को 10 दिन में करता है। बी 40% भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, लिख लेता हूं, चलो। ए अकेला पूरा काम का 1/3 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में कर रहा था। अगर 1/3 भाग 5 दिन में हो रहा है तो एक काम करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, इतना तो मेरे को पता है। बी किसी काम के 40%, देखो 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे होता है, 40% का मतलब हुआ 40/100, 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट गया 5 बार। 2/5 भाग को बी कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। तो 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो एक भाग करने में कितने दिन लेगा, 5 और 5 25 दिन ले रहा होगा। ए एक काम कोई काम करने में 15 दिन लेता है, बी कोई काम करने में 25 दिन लेता है, दोनों मिलके कितने, वो पुराना सवाल तो बना लिया यार अपन ने। ए किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, बी किसी काम को करने में 25 दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम आ गया 75। ए एक दिन में 5 काम करता होगा, बी एक दिन में 3 काम करता होगा, दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते होंगे, तो 75 काम करने में कितने दिन लेंगे, यदि दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। तो 8 से कितनी बार कट गया, 9 बार, 9 8 72, बच गया 3/8 दिन लेंगे। अब ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है तो ये आंसर होगा, 75/8 दे रखा है तो ये आंसर होगा। अदरवाइज अपना आंसर क्या होगा, पॉइंट में निकालवा रहा है तो पॉइंट में होगा। जैसा कि उसने कहा, कितना आंसर निकल के आया, 75/8। वो फ्रैक्शन में करवा ही नहीं रहा, तो तीसरा ऑप्शन अपना यहीं पे आंसर निकल के आ जाता, 75/8। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। ऐसा सवाल कल अपन ने पढ़ा था, इस पेपर में उसने उसकी लैंग्वेज बदल दी। वहां पे पढ़ो एक बार सवाल, फिर बताता हूं। तो आपने देखा होगा कि कल के पेपर में भी अपन ने ऐसा सवाल पढ़ा था कि 1000 रुपए की राशि 1331 रुपए हो जाती है 20% की दर से। यही पढ़ा था। तो पूछ रहा है कि समय बताओ। मैंने कहा था कि इसका अगर क्यूब रूट हो रहा है तो समय 3 साल निकल के आएगा, अगर 4 रूट हो रहा है तो 4 साल निकल के आएगा, स्क्वायर रूट हो रहा है तो 2 साल। तो यहां से जो टाइम है वो कितना निकल के आ गया, 3 साल का। लेकिन सवाल अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो वो कह रहा है कि दर जो है वो क्या है, छमाही है। जो ब्याज की दर है वो क्या है, हाफ ईयरली रेट परसेंट दे रखा है। कितना दे रखा है, हाफ ईयरली रेट परसेंट अपने को दी हुई है। जब ब्याज की दर छमाही होती है तो दर आधी और समय दुगना हो जाता है। दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, और समय कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। अगर दर आधी है और समय दुगना है, अगर समय दुगना है तो रियल टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 1.5 ईयर्स। कितना निकल के आएगा, 1.5 साल। आंसर होगा 1.5 साल। अरे अगर ईयरली 3 साल लग रहा है तो छमाही कितने लगेंगे, 1.5 साल लगेगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल पढ़िए। फिर से समय और काम का क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। अरे कर लोगे ना, सवाल है, कर लोगे ना। वही तो अभी तो पढ़ा ऐसा क्वेश्चन अपन ने। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर रहा है,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? कर लोगे ना क्वेश्चन को, नहीं करा रहा तो फिर मैं। अगला सवाल पढ़िए, 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 1350 है, तो उनके ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए कितना होगा। उनके ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए कितना होगा, वो ये पूछ रहा था। देखो सवाल को करने का तरीका ये है, वो कह रहा है कि आपने 1500 रुपये 2 भागों में उधार दिए, पहले भाग में कुछ दर रही होगी और दूसरे भाग में कुछ दर रही होगी। दोनों में जो पैसा दिया गया वो 3-3 साल के लिए दिया गया। पहला आदमी जितना ब्याज देगा, दूसरा आदमी जितना ब्याज देगा, उन दोनों ब्याजों में अंतर दे रखा है 13.50 रुपये। कह रहा है इन दोनों आदमियों की दर में कितना अंतर था वो निकाल के बताइए। दर में अंतर निकालने का तरीका, अगर इसकी मैं दर को x मान लूँ, इसकी दर को मैं y मान लूँ, इसकी दर को x मान लिया और इसकी दर को क्या मान लिया, y मान लिया, तो अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज दे रखा है 13.50, मतलब 1350 बटे में 100, यही दे रखा है। कितने रुपए के मूलधन पे, 1500 रुपए के या 15,000, 1500 रुपए के मूलधन पे। दर आपको निकालनी है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर दर x माइनस वाई होगी। कितने साल के लिए प्यारे बच्चों, 3 साल के लिए, और बटे में कितना लिख लिया, 100। काट पीट लो, x माइनस वाई दरों में अंतर निकल के आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, मतलब 3 से पूरा पूरा उड़ा सकता हूँ। 3 से मैंने इसको उड़ा दिया, 3 4 12, 3 5 15, 0। देखो 1 0 से 1 0 उड़ा दी, ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। 15 से कट गया 10 बार, 15 से कट गया 3 बार, तो कितना आ गया, 3/10। 3/10 बराबर x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा 0.3%। दोनों की दरों में जो अंतर निकल के आया वो कितना आया, 0.3% का अंतर होगा। क्लियर है? दोनों की दर निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा अंतर टेक दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जी आपका अगला सवाल। पढ़ लिया सवाल? 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। वो कह रहा है 2 वर्ग हैं, इसका परिमाप 24 है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जब जोड़ दिया तो 24 आया, मतलब एक भुजा क्या होगी, 6 होगी, एक भुजा 6 होगी। दूसरे का दे रखा है 32, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या कहा उसने, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। भाई इसकी भुजा अगर 6 है तो क्षेत्रफल 36 होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इन दोनों के योग के बराबर, दोनों का जब योग करोगे तो एक बड़ा सा वर्ग बन के आएगा जिसका क्षेत्रफल 36 + 64 बराबर 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। अरे भाई अगर इसका क्षेत्रफल 100 है तो भुजा कितनी होगी, 10। ये भुजा भी कितनी होगी, 10। ये भुजा भी कितनी होगी, 10। ये भुजा भी कितनी होगी, 10। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 40। इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। आखिरी का डी ऑप्शन करेक्ट। दोनों का क्षेत्रफलों का योग कर लिया, भुजा निकाल ली और उसके बाद परिमाप निकाल लिया। अगला सवाल पढ़ डालो फटाफट से। अगला सवाल है मिक्सचर एलिगेशन का। पहला जो पेपर था उसमें सेम सवाल पूछा गया था, 26 अक्टूबर का जो पेपर था, ठीक है। यही सवाल मिक्सचर और एलिगेशन का। मैंने कहा था अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहचानना पड़ेगा किसका क्वेश्चन है
और किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एलिगेशन का था। वो कह रहा है कि किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 है। किसी संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सबको 60 रुपये मिलते हैं। 12 ऑफिसर्स की औसत आयु 400 है, जिनमें से 12 ऑफिसर हैं जिनको 400 रुपये मिलते हैं, तथा बचे हुए कर्मचारी ऑफिसर के अलावा अदर स्टाफ होगा, उसको कितना मिलता है, 56 रुपये मिलते हैं। तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। भाई ऑफिसर को कितने पैसे मिलते हैं, 400, और ऑफिसर हैं कितने, 12 ऑफिसर हैं। ठीक है, 400 रुपये ऑफिसर को मिलते हैं और ऑफिसर कितने हैं, 12 ऑफिसर हैं। अब ऑफिसर के अलावा वो कह रहा है अदर स्टाफ जो है उसको कितने रुपए मिलते हैं, 56 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 56। अगर उस पूरी संस्था की बात करूं जिसमें ऑफिसर्स भी हैं अदर स्टाफ भी है, तो सबको मिला के कितना पैसा मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। मैंने क्या किया, दोनों को माइनस कर लिया, बड़े में से छोटा। 400 में से जब 60 घटाओगे तो 340 बचेगा। 60 में से जब इसको घटाओगे तो कितना बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा। तो देखो 4 से कट गया एक बार और 4 से कट गया कितनी बार, पूरा पूरा कटेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है। 4 8 32, 4 5 20, कितनी बार कट गया, 85 बार कट गया। इसका मतलब अगर उस पूरी संस्था में एक ऑफिसर है तो अदर स्टाफ कितना है, 56 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 ऑफिसर है। तो कह रहा था टोटल स्टाफ कितना है, टोटल स्टाफ कितना है, 86 होगा। टोटल स्टाफ 86 होगा। अगर एक यूनिट 12 के बराबर है तो 86 यूनिट किसके बराबर होंगे, 86 गुणा में 12 के। अब ऑप्शन में देखो, भाई मल्टीप्लाई मत करो, ऑप्शन देखो कि पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1035, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जी आपको 1050, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1032 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1030। अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग जाएंगे। लेकिन मुझे पता है जब इन दोनों को गुणा करूंगा और जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक 6 दूनी 12 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 2 किस में है, इसमें है। यही अपना आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। क्लियर है भाई, एलिगेशन मेथड का क्वेश्चन था, एलिगेशन से अपन ने इसको फटाफट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, औसत का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। पी क्यू आर की औसत आयु आर की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी क्यू आर इन तीनों की औसत आयु अगर निकालनी है तो तीनों को जोड़ के किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का। ये क्या निकल जाएगी, इनकी औसत। इनकी औसत आयु आर की आयु से 5 साल अधिक है। अगर मैं आर को 5 वर्ष बढ़ा दूं तो इनकी उम्र और इनकी उम्र क्या हो जाएगी, बराबर। वो कह रहा है इन तीनों का जो औसत है, इतना औसत है, वो आर से 5 साल ज्यादा है। ये तो 5 साल ज्यादा है ही, या तो इसमें से 5 घटा दूं या इसमें 5 जोड़ दूं तो दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है पी और क्यू की कुल आयु 39 है। इन दोनों की टोटल कितनी दे रखी है, 39। क्लियर है भाई। देखो 3 आर से मल्टीप्लाई होगा 3 आर, और 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15 बराबर में आर, और प्लस में कितना हो गया ये 39। ठीक है भाई, 39 को इधर ले आओ, आर को उधर ले जाओ। तो आर में से 3 आर में से 1 आर माइनस करोगे तो 2 आर बराबर 39 में से 15 जब माइनस करोगे तो 9 में से 5 गया 4, कितना बचेगा 24। तो 2 से कितनी बार कट गया, तो अपना आर बराबर कितना आ गया 12। मतलब आर की उम्र कितनी होगी, 12। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट था।
आर की उम्र कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही था बेटा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल पढ़ लीजिए। अच्छा सवाल था, नहीं भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन इस सवाल को नहीं छोड़ के आएंगे ना। सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको दिख रहा होगा कि एक रेडियो 990 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, 890 में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? लाभ और हानि निकालने के लिए कई बार मैंने बताया है कि लाभ और हानि निकालने के लिए अपने को चाहिए क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को खरीद के ला रहे हो वो मूल्य कितने रुपए का है, तो पहले क्रय निकालना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि 10% का लाभ हुआ, कितना हुआ? 10% का लाभ का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कट जाएगी 1/10। अगर आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, आपको 1 रुपये का लाभ जब होगा जब आप उस वस्तु को कितने रुपए का बेचोगे? 11 रुपये का बेचोगे। अगर 10 रुपये की वस्तु 11 रुपये में बिक रही है तो आपको 10% का लाभ होना निश्चित है। लेकिन अगर कोई वस्तु 990 रुपये में बिक रही है, 9 गुना ज़्यादा में बिक रही है 10% के लाभ पर ही, तो उसको आप खरीद के कितने में लाए होगे? 900 रुपये में। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 900 रुपये। अब वो कह रहा है इस 900 रुपये के सामान को अगर मैं 890 रुपये का बेच दूं, अरे यार तो नुकसान होगा ना, 10 रुपये का नुकसान होगा। 10 रुपये का नुकसान हुआ कितने रुपए की वस्तु पे? 900 रुपये की वस्तु पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। 9 से जब इसको आप काट रहे होगे तो लगभग 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1.1% क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन में कितना है? ये क्या आया भाई? 10, 900 रुपये कॉस्ट, 990 ही था ना? हाँ, तो 11 निम्न 99, 90 गुना है, 90 गुना है, सॉरी ये भी 90 गुना होगा। हाँ 990 सही लिखा मैंने। 990 का सामान कितने में बिकवा रहा है वो? 890 रुपये में बिकवा रहा है। तो 10 रुपये की हानि हुई कितने रुपए पे? 900 रुपये पे। तो 100 पे कितना? 2 0 से 2 0 कट गई, 9/1.1%। बेटा ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है। अच्छा रुपए में पूछ रहा है वो, ठीक ठीक ठीक, परसेंट में नहीं पूछ रहा भाई, वो रुपए में पूछ रहा है। 10 रुपये की हानि होगी, परसेंट में थोड़ी पूछा उसने यार, अपन ने परसेंट निकाल के पटक दिया। वो कह रहा है कि लाभ या हानि होगा कितने रुपए का, तो 10 रुपये की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, परसेंट में पूछता तो 1.1 आपका आंसर निकल के आ रहा होता। क्लियर? चलिए अगला सवाल पढ़ डालिए एक बार जल्दी से। सवाल है आपका किसका? रेशो का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। अगर पहली संख्या 5x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 7x। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, ये तो कल भी आया था यार पेपर में, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, दोनों में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो पहली संख्या हो जाएगी 5x - 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7x - 9। वो कह रहा है अब इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:11 के अनुपात में हो जाता है। 7:11 के अनुपात में हो जाता है। x का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? पहला वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 11 5 से होगा तो ये हो गया 55x - 99 इज इक्वल टू 49x - 63। ठीक है, इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दो, उसको उधर ले आओ। 55x - 49x बराबर माइनस का 63 और प्लस का 99। देखो
इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 6x, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और गया तो कितना बचा 36, तो कितनी बार कट गया 6 बार। x बराबर कितना हो गया, जो पूछ रहा है वो निकाल लो, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई, 2x का, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, 2x का अंतर है। अगर 1x 6 के बराबर है तो 2x किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, आसान सवाल था। चलो अगला सवाल पढ़ो, ट्रेन का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन क्या मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूं। जैसे मान लो अगर किसी क्वेश्चन में वो कह रहा है मल्टीप्लाई करके बताओ, 99 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आया, तो वो मैं नहीं करा देता, वो मैं स्किप कर देता हूँ। जैसे इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था, उसमें अपने को क्या करना था कि मल्टीप्लाई करना था, तो वो मैंने छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करना भाई, मल्टीप्लाई आप कर लोगे किसी भी तरीके से, ठीक है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। टाइम पूछ रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर, तो 100 मीटर दूरी चलेगी। कितनी चाल से, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बेटा स्पीड, डिस्टेंस तो आपको दे रखी है किसमें, मीटर में, स्पीड दे रखी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, तो 18 से कितनी बार कट जाएगा, लगभग 8 बार कट रहा होगा। 8 पंजे 40 हो गया, तो 100/40। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 5/2, तो कितना आ गया भाई 2.5 सेकंड में पार कर जाएगी। पहला ऑप्शन सही है, 2.5 सेकंड लेगी पार करने में। इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है, अगला सवाल, कौन सी भिन्न बड़ी है। पढ़ लो बेटा सवाल, कह रहा है कि 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। छोटी और बड़ी भिन्न पता किस तरीके से अपन छोटी और बड़ी भिन्न पता करेंगे। देखो बड़ी अगर भिन्न पता करनी होती तो मैं अंतर निकालता हूं, इन दोनों में कितना अंतर है, कुछ अंतर निकल के आएगा। 33 और 52 में यहां बच गया 9, ठीक है, यहां कितना बच गया, 4 में से 3 गया, 19 का अंतर निकल के आया भाई, ठीक है। इन दोनों में कितना अंतर है प्यारे बच्चों, 1 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है, 9 का अंतर है। कितना अंतर है, 9 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है, 9 और 4, 13, 4 का अंतर है। अब अगर मुझे ये पता करना होता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंतर सबसे छोटा है वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब अगर मुझे ये पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 33/52 क्या होता प्यारे बच्चों अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, अरे खुल जा यार, लॉक ही नहीं खुल रहा इसका। 33/52 क्या होगा, अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल पढ़ लो आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। 150 किलोमीटर की दूरी, 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय की, तो 25 से कट गया 6 बार, तो 6 मीटर पर सेकंड आ गया। वो कह रहा है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5 से। इससे ही मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। तो इनको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आया, 8 सिंह 48, नहीं दे रखा, पॉइंट में दे रखा है 8 सिंह 48 का 8 4 बच गया, 6 कम 6 4 और 10
5 से जब इसको डिवाइड करोगे, सॉरी, तो 5 2 10, 5 एकम 5 पॉइंट कितना बच गया, 3 बच गया, 5 6 30, 21.6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, अपना आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इजी सा सवाल था यार। बीस वस्तुओं का लागत मूल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 सामान खरीद के लाए, जितने रुपए में उतने रुपए में 15 सामान आपने बेच दिए, तो आपको कितने सामान का लाभ होगा, 5 सामान का। कितना बेचने पर, 15 बेचने पर, मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे यार कितना आसान सवाल था। 5 से कट गया 3 बार, 5 तिया 15, 3 से जब काटोगे तो 33 सही 1/3। या तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा या दे रखा होगा 33.33%, या ऑप्शन में ये दे रखा होगा। तो कौन सा, डी ऑप्शन, 33 सही 1/3, ये वाला आपको ऑप्शन दे रखा था, तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। सवाल है प्यारे बच्चों आपका किसका, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। पढ़ लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ए और बी 15,000 और 25,000 रुपये निवेश करते हैं। ए और बी किसी व्यवसाय में 15,000 और 25,000 रुपये निवेश करते हैं। तो दोनों ने किस अनुपात में पैसा लगाया, पहले मैं ये निकाल लूँ। 5 से कट गया 3, अगर ए ने 3 रुपये निवेश किए तो बी ने 5 रुपये निवेश किए। 6 महीने बाद ए अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। ए ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया, 6 महीने के लिए। पहले वर्ष के अंत में, मतलब ए अगर 6 महीने के लिए पैसा लगा रहा है तो बी का पैसा तो पूरे साल के लिए रहा, तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, 12 महीने के लिए। अगर इन दोनों का अनुपात निकालूं तो कितना निकल के आ गया, 1:2। लाभ कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए का लाभ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का लाभ आ जाएगा। तो भाई 3 रुपए का लाभ अगर ए को हो रहा है तो 10 रुपए का लाभ किसको होगा, बी को होगा। वो कह रहा है इन दोनों को 13,000 का लाभ होता है। भाई अनुपात कितने होते हैं, 13, और 13 अनुपात किसके बराबर दे रखे हैं, 13,000 के। कितना ज़्यादा है, 1,000 गुना। क्या पूछा, ए का लाभ। ए का लाभ कितना हो जाएगा, अरे 1,000 गुना कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, कई बार पढ़ लिया ऐसा सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पढ़ा, डर तो नहीं लग रहा देख के, ये क्या आ गया भाई, परसेंट का सवाल अजीब सा। वो कह रहा है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाए तो 98 हो जाती है। कोई संख्या है, अगर उसमें मैं 22.5% जोड़ दूं उसी संख्या का तो वो 98 हो जाती है। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करो, पहले जो 22.5% दे रखा है ना यार, इसको आप सॉल्व कर लो। 22 दूनी 44 और एक 45/2, और यहां से जब परसेंट हटाओगे तो परसेंट जब हटता है तो 100 से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। 5 से कट गया 9 बार और 5 से कट गया 20 बार, इसका मतलब ये हो गया 9/20। 9/20। इस 9/20 का मतलब समझना है ना, सॉरी 9/40 होगा, क्या करवा रहे हो भाई, 9/40। इस 9/40 का मतलब समझो। अगर आपकी वास्तविक संख्या 40 है तो वो कह रहा है उसमें कितना जोड़ दो, 9 जोड़ दो। अगर आपकी वास्तविक संख्या 40 है और उसमें मैं 9 जोड़ दूं तो संख्या कितनी प्राप्त होती है, 49 प्राप्त होती है।
लेकिन उसने कहा 49 प्राप्त नहीं हो रही, 98 प्राप्त हो रही है। कितने गुना ज्यादा? 2 गुना ज्यादा प्राप्त हो रही है, तो मूल संख्या भी 2 गुना ज्यादा होगी। आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 80 आपकी संख्या हो रही होगी। कर लिया सवाल, चुटकियों में सवाल को निपटा दिया अपन ने, ठीक है। अगला सवाल पढ़ लो भाई। इस प्रकार का परसेंटेज का क्वेश्चन इसी तरीके से करके आना। एक्स वैक्स मान के करोगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक्स मान के कैसे करते हैं देखो लो एक बार। कोई संख्या एक्स है, अगर उसमें उस संख्या का 22.5% जोड़ दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 98 के बराबर होगा। यहां से भी x बराबर कितना निकल के आ जाता? 80 निकल के आ जाता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। आखिरी सवाल है ये। वो कह रहा है कि 0.03 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस 0.01। अरे यार क्या सवाल दिया है। देखो कई बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि साहब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी से तो a माइनस बी कट जाएगा। कितना बचेगा? a प्लस बी, और a प्लस बी कितना होगा? 0.03 प्लस 0.01, तो 0.04 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 0.04 अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में जितने भी पेपर पूछे गए थे 26 तारीख से लेके 1 तारीख के, वो सारे की सारे पेपर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का अब कोई भी पेपर अपना नहीं बचा हुआ है। अब क्या करेंगे सर, आपके पेपर तो खत्म हो गए, अब अपन क्या करेंगे? अब हम सेट तैयार करेंगे और वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आपको मिल रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं और कर चुके हैं, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेशन। अब जो पेपर थे मैंने आपको ये सॉल्यूशन केवल इसलिए कराया है, कोई औचित्य नहीं था इनको कराने का ज़्यादा, मैंने ये इसलिए कराया है क्योंकि आपको पता चल सके कि पेपर किस तरीके से बनता है। अब इस पेपर को अपन ने कर लिया सॉल्व, इंग्लिश के भी सॉल्व हो जाएंगे, जीएस के भी कुछ दिनों में आपके सॉल्व हो जाएंगे पेपर। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बनाएंगे प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन का, और वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। एक दिन हम आपको देंगे करने के लिए, दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन कराएंगे, इस तरीके से। तो हम तैयार कर रहे हैं लगभग 400 सेट, 400 पेपर तैयार कर रहे हैं। अगर डेली एक दिन चलेगा तो 400 दिन का टारगेट रहेगा अपना। अगर एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आ जाता है तो फिर अपन क्या करेंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जैसा कि धीरे धीरे फैकल्टीज जुड़ रही हैं, तो जैसे हिंदी की फैकल्टी अपने साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी और बेस्ट फैकल्टी मिल जाए हिंदी की अपने को, जो जिनका बहुत बड़ा नाम हो ऑफलाइन क्लासेस में और बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, अगर बहुत बड़ा उनका नाम है तो हमको कोई मतलब नहीं है, केवल उनका कंटेंट और तरीका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो किसी के पास ना हो और बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और नया सिखाऊंगा। धन्यवाद, खुश रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, सरकार के नियमों का पालन करते रहिए और अपने घर पे ही रहना भाई। धन्यवाद, बंद कर दो।